इस लेक्चर में आप लोगों को मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताऊंगा और इस तकनीकी के लिए जो मशीनरी उपयोग में लाई जाती है उसको स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम समझने का प्रयास करते हैं। उसके बेसिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी या उपयोग में लाई गई जो तकनीकी है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का संबंध है मैटर एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अन्योन्य क्रिया के अध्ययन से है। यह एक ऐसी तकनीक है या कह सकते हैं कि एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसके अंतर्गत मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसी को मैं दूसरे तरीके से कहूँ कि एक ऐसी तकनीकी जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण या उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है। मैटर और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन का स्टडी किया जाता है, उसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का पदार्थ के द्वारा अवशोषण या उत्सर्जन के सिद्धांतों का अध्ययन करने वाली जो ब्रांच है साइंस की उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस काम के लिए जो प्रायोगिक तकनीकी उपयोग में लाई जाती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। टेक्निक्स यूज्ड टू स्टडी emission and absorption of radiations by matter, that is spectrometry। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जिसके माध्यम से हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों का विश्लेषण करेंगे उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मैटर और उनका विद्युत चुंबकीय विकिरणों का इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि पदार्थ के द्वारा जब किसी पदार्थ पे सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म हो सकता है मैटर का, उसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या तो एब्जॉर्प्शन किया जाता है या तो इमिशन किया जाता है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अध्ययन जिसके स्टडी जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण टेक्निक है और इसका उपयोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस में किया जाता है। और एनालिसिस का मतलब यहाँ पर उसके आइडेंटिफिकेशन से है। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके अंतर्गत पदार्थों के पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड टू स्टडी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन मटेरियल। अज्ञात पदार्थों के पहचान या अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। तो कौन कौन सी तकनीकी है जिससे हमको किसी मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसके अंतर्गत हम लोग बोलते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये ब्रांचेस के नाम है जिसके माध्यम से हम लोग किसी अननोन पदार्थ के पहचान के बारे में बता पाएंगे। तो हमारे प्रश्न दिमाग में ये प्रश्न आता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ मैटर, पदार्थ का विद्युत चुंबकीय विकिरणों के साथ अन्योन्य क्रिया का। अन्योन्य क्रिया मतलब जब किसी पदार्थ पे
विद्युत चुंबकीय विकिरण टकराती हैं, इंसिडेंट करती हैं, आपतित होती हैं, तो उनके द्वारा उस रेडिएशंस के कुछ पार्ट का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है या विद्युत पदार्थ के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन किया जाता है। इसका अध्ययन इस तकनीक के अंतर्गत किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है लाइट। और जो लाइट है, सभी आप परिचित हैं कि जो लाइट होते हैं वो एनर्जी का एक रूप है। प्रकाश जो है वह ऊर्जा का एक रूप है, या कह लीजिए कि प्रकाश के पास ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही एक पार्ट है प्रकाश। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब ऐसी विकिरणें जो जब प्रोपगेट करती हैं, गमन करती हैं, तो उनके साथ विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र गति करते हैं, जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, उनको विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के पास ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है और किसी पदार्थ के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन क्वांटम थ्योरी के अनुसार पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में होता है। आप तो मतलब जो पदार्थ के द्वारा एक परिवर्तन होने के लिए, पदार्थ में परिवर्तन होने के लिए निश्चित मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण होना जरूरी है। अब एक वर्ड यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है इंटायर रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो संपूर्ण क्षेत्र होगा उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। या एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का विश्लेषण ही कहलाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। या विद्युत चुंबकीय विकिरणों के संपूर्ण क्षेत्र को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया था। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन से होते हैं? तो ये जो शुरू होता है उसे गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। गामा रे से लेकर के रेडियो वेव्स तक ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों का संपूर्ण क्षेत्र है। अब गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये जो ऑर्डर है ये वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, जिसको हम सामान्य में लंबाई कह सकते हैं, वेवलेंथ का, ये लेंथ का मतलब लंबाई, तो तरंगों की एक निश्चित लंबाई होती है, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं उनमें तरंग का गुण होता है। तो वेवलेंथ का ये बढ़ता हो, जब गामा रे से आप रेडियो वेव्स तक जाएंगे, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो वेव्स, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। तो एक विकिरण दूसरे विकिरण से अलग है, किसके आधार पर? तरंग दैर्ध्य के आधार पर, वेव लेंथ के आधार पर अलग है। तो ये वेव लेंथ बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक। जब आप गामा रे से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो तरंगों का जो लंबाई है, वेव लेंथ जो है, तरंग लंबाई जिसको या तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वो बढ़ती है। दूसरे तरफ ये एनर्जी का घटता हुआ क्रम है। तो अगर लंबाई के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के और 10⁴ मीटर के रीजन तक का जो क्षेत्र है, -14 से लेकर के 10⁴ मीटर, मतलब माइनस से प्लस में चलेगा, और वो कहाँ से? -14 से +4 तक, ये पूरा रीजन है। इतना लॉन्ग रीजन आपको मिल रहा है यहाँ पर लंबाई का। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है इसी को कहते हैं
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब एक वर्ड हमने कहा, शुरू में ही कहा कि इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ के बीच अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण आप समझ गए, उनके क्या क्या नाम है और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि जो वर्तमान में किसी अज्ञात पदार्थ का पता लगाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ये तकनीक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्या विशेषताएं हैं इस तकनीक के। तो इस तकनीक के अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे तो पहला चीज ये है कि यह तकनीक जो है इसमें पदार्थ के विश्लेषण करने में टाइम कम लगता है। इट रिक्वायर्स लेस टाइम। अगर किसी यौगिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसमें बहुत ही कम समय में आपको जानकारी मिल जाती है पदार्थ की संरचना के बारे में। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इट रिक्वायर्स माइन्यूट क्वांटिटी। सैंपल की आपको बहुत ज़्यादा मात्रा की जरूरत नहीं होगी। तो टाइम का रिक्वायरमेंट कम है, इट रिक्वायर्स लेस टाइम, आपको बहुत कम समय में जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा सैंपल की जरूरत नहीं होगी। आप समय समय पे फॉरेंसिक या क्राइम के केसेस सुनते रहते हैं जहां पर कोई क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा बाल या नाखून या ब्लड के छींटे से ही पता लगा दिया जाता है कि क्या किस तरीके की घटना हुई है। तो वो उसमें जो काम मिलाई जाने वाली तकनीकी है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में पदार्थ की जरूरत होती है, तो कम समय लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है ये कि बहुत ही कम मात्रा में सैंपल की जरूरत होती है। ये रिलायबल और एक्यूरेट टेक्निक है। रिलायबल और एक्यूरेट कैसा, विश्वसनीय है और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। विश्वसनीय तो है, आप आंख बंद करके इसके रिजल्ट्स पे विश्वास कर सकते हैं, और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब रिजल्ट्स के गलत होने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। तो परफेक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा, 100% परफेक्ट या क्लोज टू 100% जो है ये है। तो रिलायबल और एक्यूरेट है। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो सैंपल होता है वो वेस्ट नहीं होता है। सैंपल को फिर से रीजनरेट किया जा सकता है, या सैंपल को फिर से उसको पूर्व पहले की अवस्था में प्राप्त किया सकता है। आपको किसी भी सैंपल का स्टडी करना है तो उसको पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसका स्पेक्ट्रा लिया जाएगा। सॉल्यूशन वाला, जैसे केमिस्ट्री में हम जब भी किसी अननोन मटेरियल की पहचान करना चाहते हैं तो फिर किसी उसको पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो इस स्थिति में जो सैंपल होता है उसको फिर से आप वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो वेस्टेज नहीं है सैंपल का। तो इस टेक्निक के उपयोग करने का जो महत्वपूर्ण जो कारण है या उसकी जो विशेषताएं हैं कि बहुत ही कम समय में आपको सटीक जानकारी मिलती है। दूसरा, इसमें बहुत ही कम मात्रा में सैंपल की जरूरत होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण है कि विश्वसनीय और यथार्थ तकनीक है, इसके रिजल्ट बहुत ही शुद्ध होते हैं, और सैंपल का वेस्टेज नहीं होता है। सैंपल को आप फिर से उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं और कुछ और नई चीजें जानते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होगा। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब यहां पर इससे है कि जब किसी पदार्थ के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण का या तो अवशोषण किया जाता, विद्युत चुंबकीय विकिरण नाम सारे आपको पता है, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, रेडियो, ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के नाम हैं। तो जब किसी सैंपल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये मान लीजिए कोई सैंपल है इसमें इस तरीके से, और ये लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स है, इस सैंपल में से लाइट पास हो रही है और फिर यहाँ पे प्रिज्म लगा दिया गया है और यहाँ पर एक पर्दा लगाया हुआ है जहाँ पे वो लाइट इंसिडेंट करेंगे।
तो सैंपल, ये लाइट का सोर्स है, बीच में सैंपल है, फिर ये प्रिज्म है जो कि उसका डिफ्रेक्शन करता है, प्रिज्म डिफ्रेक्शन करता है, प्रिज्म से पास करने पर वो अलग अलग तरह दैर्ध्य की विकिरणों के रूप में वो सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, किसी सैंपल में से जब लाइट को पास किया जाएगा तो लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उस लाइट का कुछ हिस्सा उस अननोन मटेरियल के द्वारा लाइट सोर्स में से लाइट को इस सैंपल में से पास किया जाएगा, तो इसका कुछ पार्ट क्या है, सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और ये तभी होगा जबकि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश उसमें से होकर के गुजरे। अब इन जो ट्रांसमिटेड लाइट का जब हम अध्ययन करते हैं, सैंपल में से पास करने पर अगर कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उस एब्जॉर्ब लाइट का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सैंपल में से जब किसी लाइट को, ठोस द्रव गैसीय सैंपल है, उसमें से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करते हैं और जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इंसिडेंट लाइट इधर वाला पार्ट और इधर वाले को बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट। तो ट्रांसमिटेड लाइट, इसमें से अगर हम लोग वाइट लाइट की अगर बात करें, सनलाइट की बात करें, तो उसमें आपको पता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, तो उस पदार्थ के द्वारा एक निश्चित रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लिया गया। तो मान लीजिए येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाकी जब लाइट पास होंगी तो जो येलो वाला रीजन है उसके जगह पे ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, डार्क रीजन दिखाई देगा। तो ये जो इंटेंशन हुआ जिसमें हम एब्जॉर्ब लाइट का स्टडी कर रहे हैं, एब्जॉर्ब लाइट के स्टडी से हम रिजल्ट्स को कंक्लूड करना चाहते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं। आगे के लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा किस लाइट से या किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आपको क्या जानकारी मिलेगी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार जो पदार्थ के द्वारा कम ताप पर जिन विकिरणों का अवशोषण किया जाता है, उच्च ताप पर उन्हीं विकिरणों का पदार्थ के द्वारा उत्सर्जन किया जाएगा। मतलब बदल गया है। कम ताप पर जिनको कोई भी पदार्थ अवशोषित करता है तो अधिक ताप पर उन्हीं विकिरणों का उत्सर्जन करता है, इमिशन करता है। ये बोर की थ्योरी को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते आ रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है किसी सोर्स से तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है और जब वो वापस लौटता है तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। तो किसी सैंपल में से उत्सर्जित विकिरणों का जब अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन और दूसरा जो स्पेक्ट्रम है उसे बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इमिशन स्पेक्ट्रा, मतलब आप समझ रहे हैं, एक पर यहाँ पे एक सैंपल के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है और जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कौन सा पार्ट मिसिंग है उसका अध्ययन वो जानना चाहते हैं, तो वो कहलाया एब्जॉर्प्शन। दूसरा, सैंपल के द्वारा जिस पर्टिकुलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया गया है वो हायर एनर्जी लेवल्स में या उच्च ताप पर उसी विकिरण को फिर से उत्सर्जित करता है। तो उस उत्सर्जित विकिरण का जब हम इमिटेड लाइट का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। अब एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप का चेंज करने के लिए, मतलब अगर हम विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन्स बात करें, चूंकि आप इतना तो समझते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड जो होते हैं सर्कुलर पाथ्स जिनको कहा जाता था पहले बोर के थ्योरी में, वही एनर्जी लेवल्स हैं जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, अब उससे ऊपर के ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो इस स्थिति में एनर्जी का वो एब्जॉर्प्शन करेगा। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है उसको जंप करके यहाँ जाना है
तो ये चीज तभी पॉसिबल होगी, इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में जा रहा है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये E1 हो गया और ये कौन सा हो गया, E2 हो गया। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो गया, E2 माइनस E1, और इसके इक्वल टू होता है एच न्यू। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो जब इतनी एनर्जी मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के एब्जॉर्ब करके, इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके इस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में जा सके, जब इतना क्वांटिटी का लाइट मिलेगा उसको, रेडिएशंस उस पर इंसिडेंट करेंगी, तभी चेंजेस होंगे। तो इस गैप के, जैसे कि गैप को फिल करने के लिए इस दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, उस आवृत्ति का जब विकिरण उस पदार्थ पे टकराएगा तभी परिवर्तन होंगे, या उन्हीं अवशोषित विकिरणों के द्वारा उस पदार्थ में परिवर्तन आएंगे। सामान्य अवस्था हो गई पदार्थ की, और जब पदार्थ के द्वारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया, विकिरण के रूप में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब एब्जॉर्प्शन हो गया और उस एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन के थ्रू उसमें चेंजेज आएंगे, और चेंजेस तभी पॉसिबल है जब ये एनर्जी गैप, इस एनर्जी गैप के बराबर वाली कोई आवृत्ति का विकिरण उस पदार्थ के में से गुजरे। तो एच न्यू, एच यहाँ पे क्या है, डेल्टा ई तो एनर्जी है, एनर्जी है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, इसको एच सी अपान लेमडा भी लिखते हैं। एच न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो है 6.625 10 टू द पावर 34 जूल सेकंड। और सी जो है यहाँ पर, सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, या किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग है, और वो होता है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। और जो लेमडा है या न्यू है, लेमडा न्यू फ्रीक्वेंसी है लाइट की, और अगर हम लोग बात करें इस लेमडा न्यू फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ। तो परिवर्तन करने के लिए उस आवृत्ति के विकिरण की जरूरत होगी जिसके पास जो ऊर्जा हो दो एनर्जी लेवल्स के बीच के गैप के बराबर उसके पास ऊर्जा होगी, तभी जा करके पदार्थ जो है सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाएगा। क्योंकि एनर्जी जो गैप होता है, दो ऊर्जा स्तरों के बीच का जो गैप होता है वो निश्चित होता है। एनर्जी लेवल्स भी क्या होते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे इसमें लेके जाता हूं। अब अगर किसी के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एब्जॉर्प्शन कर लिया गया तो किस प्रकार के परिवर्तन उसमें होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रत्येक पदार्थ के पास एनर्जी की एक निश्चित मात्रा होती है जिसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के योग के बराबर होती। किसी पदार्थ की जो कुल ऊर्जा होती है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऊर्जाओं का से मिलकर के आंतरिक ऊर्जा बनती है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। तो किसी पदार्थ के द्वारा जब ऊर्जा का अवशोषण किया जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तन हो सकता है, और वाइब्रेशनल चेंजेज हो सकते हैं, और रोटेशनल हो सकते हैं। तो कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जाएं अलग अलग हैं।
एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण दूसरे प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण से 100 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा से लगभग पृथक पृथक हैं। दो दो जब आप गामा से एक्सरे में जाएंगे, एक्सरे से यूवी में जाएंगे, तो लगभग 100 किलो कैलोरी प्रति मोल का ऊर्जा का इनमें डिफरेंस होगा। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यूवी विजिबल, इन विकिरणों के द्वारा यूवी अल्ट्रावायलेट और विजिबल विविग्योर वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। अगर हम लोग इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग इसका वेवलेंथ की बात करें कितना है, और टाइप्स ऑफ जो चेंज है वो किस प्रकार का होगा, तीन चीजें यहाँ पे जानने की प्रयास करेंगे। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं उनका जो वेवलेंथ होता है रफली, उसको हम लोग 200 से 400 नैनोमीटर के बीच की जो तरंग दैर्ध्य वाली वेवलेंथ वाली जो विकिरण होती है उसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं। और 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर का जो क्षेत्र है, तरंग दैर्ध्य वाला जो रीजन है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर, इसको बोलते हैं विजिबल रीजन, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 प्रकार के जो प्रकाश के रंग हैं, इसके बारे में ये विकिरणें आ गई इसमें। इसके बाद आता है इंफ्रारेड, IR बोलते हैं उसको। जो इंफ्रारेड रीजन है वो 800 नैनोमीटर से लेकर के 3 × 10⁴ मीटर तक का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन। और ये 10⁴ मीटर से लेकर के 0.1 सेंटीमीटर तक का जो रीजन है उसको बोलते हैं माइक्रोवेव रीजन, माइक्रोवेव। अब इनसे तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के क्षेत्र के बारे में होगा, 200 से 400 नैनोमीटर, 400 से 800 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर से लेकर के 3 × 10⁴ मीटर, और 10⁻⁻⁴ मीटर, 4 मीटर से लेकर के 0.1 सेंटीमीटर तक का जो रीजन है उसको बोलेंगे माइक्रोवेव रीजन। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण और उनके जो तरंग दैर्ध्य हैं उनके एक मान है। अब इसमें से किस प्रकार का किसी पदार्थ के द्वारा अगर निश्चित आवृत्ति का अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होगा तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं इसी स्थिति में। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रो भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं जब सैंपल के द्वारा अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा तो उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से हमको किस चीज़ का अनुमान लगेगा, सिग्मा पाई बॉन्ड्स के बारे में, कॉन्जुगेशन के बारे में अनुमान लगता है। इंफ्रारेड जो रीजन की अगर कोई विकिरण सैंपल के द्वारा एब्जॉर्व हो रही है तो उसमें मॉलिक्यूल के जो चेंजेज होते हैं उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल चेंजेज, इसलिए इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको कंपन आयामों में परिवर्तन होता है। किसी अणु के द्वारा अगर इंफ्रारेड विकिरण का अवशोषण किया जाएगा तो जो बंधों में कंपन है उनके आयामों में वृद्धि होती है, कंपन ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होता है। तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा, इससे हमको क्या जानकारी मिलेगी, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू बेसिकली हमको जो बॉन्ड एनर्जी है, बंध की ऊर्जा के बारे में पता चलता है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। माइक्रोवेव जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सूक्ष्म तरंगे जिसको बोलते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से मॉलिक्यूल में रोटेशनल चेंजेज आते हैं तो इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं।
तो रोटेशनल चेंजेस से क्या आशय है? रोटेशनल चेंजेस से हमको बॉन्ड लेंथ का पता चलता है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के रीजन्स थे, एरियाज थे। आप देख रहे हैं कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। एक पर्टिकुलर रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से हमको पर्टिकुलर जानकारी मिलती है। कंप्लीट अगर स्टडी करना है उस सैंपल के बारे में, सभी चीज़ों का अनुमान लगाना है, तो एक से अधिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बारे में पता चलता है। दूसरा एलिमेंटल दूसरा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उससे हमको इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में, सिग्मा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन के बारे में पता चलता है। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहाँ से बॉन्ड एनर्जी का पता चलता है फोर्स कांस्टेंट के रूप में, और जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे बॉन्ड लेंथ का पता चलता है। तो इस तरीके से विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण से पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक, नाभिकीय कंपन, घूर्णन, परिवर्तन होते हैं, जिससे कि उस पदार्थ के संरचना के बारे में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, और इसके द्वारा हम लोग बंध ऊर्जा और विशिष्ट ऊष्मा, इन सब की भी गणनाएं कर सकती हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग इंफ्रारेड और जो विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उस पर बात करेंगे।